हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है वो क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम जानेंगे कि जैसे हमारे किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं दैनिक जीवन में हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, आपके माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी प्रकार का एक परिवर्तन है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहला होता है एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 6.1 करके देखते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़ों का मूल आकार लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा बना सकते हैं, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? ये हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कागज के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। हमने इनको क्या किया है? 4 भागों में हमने इनको बांट दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कागज में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। हम क्रियाकलाप 6.2 करके देखते हैं। हमारा जो क्रियाकलाप है, अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलक कर सूखने दें। क्या आप चॉक के पूर्ण से फिर जो चॉक का चूर्ण रहता है उससे फिर हम चॉक बना सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप 6.3 करके देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग को पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। आप कटोरे को हिमकारी मिश्रण और बर्फ़ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन गया? अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो बर्फ़ था वो और जो जल था वो फिर से ठोस बन गया है। अब हम उस एक क्रियाकलाप 6.4 करके देखते हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन के भीतरी सतह को देखिए कि आपको वहाँ जल की कोई बूंदें दिखाई देती हैं। अब हम क्रियाकलाप 6.5 करके देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। उससे मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होगा? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। क्या इससे पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 6.2 में आपने देखा कि कागज का चौक के समान आमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, लेकिन ठोस से द्रव अवस्था से गैस द्रव्य में 6.5 आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार और आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं? किसी पदार्थ के उसके आकार में कोई परिवर्तन आना, या उसकी साइज या उसके आमाप में कोई परिवर्तन आना, या उसकी रंग या उसकी अवस्था या उसके गुण में कोई परिवर्तन आना क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं?
लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि में लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी हो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा अथवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करते हैं जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमको ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे सारे लोहे के हमको जंग लगी हुई वस्तुएं दिखाई दे रही है। जैसे कि हमको यहाँ पर ये एक पलंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमको कुछ कुर्सियाँ, मेज़ वगैरह ये सारे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, जंग लगे हुए हमको यहाँ पर वस्तुएं दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप क्या करते हैं, 6.6 करते हैं, शिक्षण द्वारा निर्देशित किए जाने वाले। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेगमाल से साफ कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रेगमाल से साफ करके सिरों को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम Mg+ ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है MgO। अब हम भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाएंगे। मिश्रण जली विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जली विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? भस्म को जल में घोलने के लिए नया पदार्थ बनाती, इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और उसमें हमने क्या किया, जल मिलाया H2O, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 बन जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रियाकलाप 6.7 करके देखते हैं। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक मरक नली अथवा कांच की छोटी सी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए गए जो हमारे ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। जैसे कि जो हमने यहाँ पर नमूना बचाया था और जो हम यहाँ पर जिसका क्रियाकलाप कर रहे थे उनमें क्या परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है हमको। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4 नीला थोथा प्लस लोहा जो होता है हमारा Fe, आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा प्लस कॉपर जो हमारा होता है Cu, वो कैसा होता है, भूरा निक्षेप होता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 6.8 करके देखते हैं।
किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को हम चित्र 6 पॉइंट में दिखाई गई अवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारेंगे। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। सिरका जो हमारा रहता है, एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया, ये क्या है हमारा, यहाँ पर चूने का पानी, ये हमारा ये सिरके और प्लस खाने का सोडा, और यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब ये हमारा जो यहाँ पर क्या कहलाता है? चूने के पानी में से कैसे कैसे गुजरने के लिए व्यवस्था करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। जैसे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो रहता है प्लस चूने का पानी CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है? CaCO3 प्लस जल जो रहता है हमारा H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका अध्याय हम कहाँ पर करेंगे? उपयोग जो हमारा अध्याय 10 में यहाँ देखने के लिए करेंगे। हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने क्रियाकलाप 6.6, 6.8 में हमने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्रियाकलाप हमने 6.6 में मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ बनाती है। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो जाता है। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने का पानी का जो रंग है वो क्या कर दिया था? दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण होता है, जैसे कि लोहे अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने में पड़ते हैं। जैसे कि हमारा जो औषधि भी एक रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं का अत्यंत उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी इसमें घटनाएं हो सकती है। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। आपने देखा है कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एवं रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक नया रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल को क्या करती है? प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है? एक सुरक्षात्मक आवरण दिया हुआ है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा।
यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचा सकती थी। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े में क्या होता है, भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ भी दोहरा सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अध्याय 5 में हमने देखा था अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। हमने देखा था कि जब हमने अम्ल और क्षार को मिलाया था तो क्या बना था, उदासीन। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? अब हम देखेंगे लोहे में जंग लगना। आइए अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम इसको किससे व्यक्त कर सकते हैं, तो हमारा क्या है, लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से प्लस H2O। जंग क्या बनती है, जंग लग जाती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हो जाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जब अगर हमारा लोहा, जो हमारी लोहे की वस्तुएं होती है, जब वो अगर ऑक्सीजन या उन पर जल वाष्प या उन पर नमी आ जाती है तो क्या करती है, जंग लग जाती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने वाली जो है वस्तु है उनको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमारा कोई गेट वगैरह है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन से बचा करके अथवा जल से बचा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, जंग के संपर्क में आने से हम उसको बचा सकते हैं। इसका एक सरल उपाय क्या हो सकता है, हम उसको पेंट अथवा ग्रीस एक परत चढ़ाकर वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सकता है। जैसे कि हमारी लोहे की खिड़की, दरवाजे, मेज, चेयर वगैरह जो होती है उन पर हमको क्या करना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए या फिर ग्रीस की एक परत चढ़ा देना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने से बच जाती है। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर की क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लिए लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगती है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। हमने कक्षा जो हमारा 6ठी में पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने क्रियाकलाप 6.9 करके देखते हैं। अमल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो इसे हिलाकर, ढुलाकर या अन्य किसी प्रकार का न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे जो आसपास होते परिवर्तन उनको हम पहचान सकते हैं, भौतिक कौन से और रासायनिक कौन से। अब हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टल, और ये क्या बनता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देखे, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशद लेपन, भौतिक परिवर्तन और जंग लगना। इन सभी हमने शब्दों के अर्थ इस चैप्टर में समझ लिए। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा है इसके बारे में देखते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है भौतिक तथा दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन पदार्थों में कोई नई पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब हमको यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये सारे हमारे क्वेश्चन से हमको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।